हेलो एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर जिसका नेम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इस्थिमस ग्लैंड तक हमने पढ़ लिया था और अब हमें यहाँ से एड्रिनल ग्लैंड से हमें स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नेम है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हमारी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसकी जो अगर हम जो 1 एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी के अंदर ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड हमारी होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये कंपोज होती है 2 तरीके की टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अगर सेंट्रली जो होती है हमारी वो होती है एड्रिनल मेडुला और आउटर वाली जिसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके की टिश्यूज मिलकर हमारा एड्रिनल ग्लैंड ये जो है बना दिया। अगर इस एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये अल्टर करती है हमारे किसको, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, जिससे हमको एक्यूट जो है हमको वीकनेस देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से फैटिग्यू देखने को मिल सकता है और जिससे हमको एक डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ का नेम होता है एडिसन डिजीज़, जिसको हम कहते हैं। ओके, यही अगर हम एड्रिनल मेडुला की अगर हम बात करें है ना, तो ये 2 तरीके के हार्मोन जो है रिलीज़ करती है जिसको हम कहते हैं एड्रिनलिन और एक होता है हमारा नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो होते हैं ये हमारे क्या होता है रैपिडली सिक्रेट करते हैं टू द रेस्पॉन्स ऑफ टू द स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरीके का स्ट्रेस है उस टाइम पे हमारा निकलता है। ड्यूरिंग द एमरजेंसी सिचुएशन में ये निकलते हैं, इसलिए हम इसको एमरजेंसी जो है हार्मोन भी इसको कहा जाता है। और इसको हम हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट और फ्लाइट भी हम इसको कहा जाता है, फाइट और फ्लाइट भी इसको कहा जाता है। दिस हार्मोन्स इंक्रीज, ये क्या करते हैं हमारे इंक्रीज कर देते हैं अलर्टनेस को, पिपिलरी डायलेशन को, है ना, और हमारे स्वेटिंग को, पसीना आना और हमारे घूस बम्स हो जाना ना, जो हमारे हेड्स खड़े हो जाते हैं ना, जिसको कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। ये सारे जो हमारे सिम्टम्स जो हमको इसी एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला जो एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन है उसी के अंदर ही हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, तो वैसा कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारे ना फेरिकल ब्लड वेसल्स के अंदर, स्किन के अंदर जो है हार्ट का जो है हार्ट जल्दी जल्दी पंप करने लगेगा, हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी और इसी के साथ हमारा जो ग्लूकोज है वो जल्दी जल्दी उसका ब्रेक डाउन होने लगेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड के अंदर जो है हमारे को ग्लूकोज की मात्रा हमारी ज़्यादा हो जाएगी। और क्या होगा, साथ ही साथ में हमारे जो लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, ये भी हमारे क्या होने लगेंगे, ब्रेक डाउन होने लगेंगे। ओके, अब इस एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करिए तो थी हमारे एड्रिनल मेडुला की बात। ठीक है, जिसमें हमने एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज हो रहा था और वो हार्मोन क्या क्या करते थे वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो होती है 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसको डिवाइडेड किया गया 3 लेयर्स में। पहले होती है हमारा जोना ग्लोमेरुला, फिर है हमारा जोना फेसिकुलेट, फिर है हमारा जोना रेटिकुलेट्स। जोना रेटिकुलेट्स की अगर हम बात करें ये हमारा एड्रिनल मेडुला है। इसके जो अंदर वाली एड्रिनल जो मेडुला है वो तो हमारी सेंट्रल थी, हमने देखा था। उसके बाद में कॉर्टेक्स है, लेकिन उसमें भी हमारी लेयर्स बनी हुई है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद यानी कि अंदर ही अंदर वाली वो हमारी है जोना रेटिकुलेट, मिडल वाली है जोना फेसिकुलेटेड और जोना ग्लोमेरुला जो कि सबसे बाहर वाली हमारी होती है। अब इन लेयर्स को जो है हमने कुछ नेम भी दिए गए, जैसे जोना रेटिकुलेट्स है वो हमारे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ना, जोना फेसिकुलेट हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं और जोना जो ग्लोमेरुला होती है जो हमारी मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। अब सबसे पहले ये कॉर्टिकॉइड्स क्या है और उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हमने क्यों कहा गया, जैसे कि हमारे एड्रिनल मेडुला में जो हार्मोन रिलीज हो रहा था जिसका नेम था एड्रिनलिन और हमारा नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन ये हमारा इसका नाम था। यही अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें, ये जो हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स, इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉर्टिकॉइड्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, यानी कि अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारा कॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व हो रहा है तो हम उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अगर कोई कॉर्टिकॉइड जो है हमारे रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको हम मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हम इसको कहते हैं। तो एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमको एक नोट पॉइंट के रूप में याद रखना है कि एल्डोस्टेरोन जो होता है वो एक मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हमारा होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करता है हमारी किसको, ग्लूकोजेनेसिस को, लिपोलाइसिस को, प्रोटीलाइसिस को, है ना, और इनहिबिट करता है हमारे सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इनको वो क्या करता है, इनहिबिट करता है। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर जो हमारा सिस्टम है एज वेल एज द किडनी जो हमारे क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर भी इसका मेन रोल होता है। ग्लूकोकॉइड्स की अगर हम बात करें, पार्शियली जो हमारे कॉर्टिसोल्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेसेस ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्स के लिए निकालते हैं। कॉर्टिकॉइड जो है स्टिमुलेट करते हैं हमारे आरबीसी प्रोडक्शन के अंदर भी हमारा इसका रोल प्ले होता है। एल्डोस्टेरोन जो होते हैं एक्ट करते हैं मेनली एट द रेनल ट्यूबल्स में। एल्डोस्टेरोन जो कि वो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है, तो वो क्या करता है हमारा
ग्रेनुलर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे ही जो है हमारा स्टिमुलेट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ जो है हमारे आइंस वाटर एंड एक्सक्रीशन के वहाँ पर, और जो हमारे पोटेशियम और फॉस्फेट आइंस हैं उन सब के जो है ये क्या करते हैं रीअब्जॉर्प्शन के वहाँ पर ये स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। थस द एल्डोस्टेरोन जो करते हैं वो हेल्प करते हैं मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मेटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, इन सब के अंदर इस एल्डोस्टेरोन का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है। तो हमसे इस एल्डोस्टेरोन के जो रोल के बारे में पूछा जा सकता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ को बढ़ा देता है, उससे हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और उससे हमारा BP जो है वो भी हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था इसकी जो डेफिशिएंसी थी ना, जिसमें हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था कि अगर जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अगर हमारी जो है गड़बड़ हो जाती है तो हमारे को क्या होता है वहाँ पर एडेंसन डिजीज़ होती है, एडेंसन डिजीज़ हो जाती है, जिसके अंदर हमको जो है Na+ आयंस हैं ब्लड के अंदर कम हो जाते हैं, है ना, जिसमें हमारी BP कम हो जाती है, स्किन जो है हमारी डार्क सी हमारी दिखाई देने लगती है। और हमारा जो क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोजेनिक जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो हमारे ऑल्सो सीक्रेट बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी हमारे सीक्रेट होते हैं, विच प्ले ए रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी के टाइम पे जो हमारे ये सारे हेयर्स जो ग्रो होते हैं उनके लिए ये हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हमको ये जानना है ग्लूकोकॉर्ड्स में कौन कौन से हमारे जो है हार्मोन्स है और इनका जो वर्क क्या है, सप्रेसिव इन्फ्लामेशन के अंदर, एंटी एलर्जी के अंदर, WBC कम कर देना, RBC कम ज़्यादा कर देना, ये सब इनके काम में आते हैं। ठीक है, एक तरीके का स्ट्रेस हार्मोन है, ब्लड जो है वेसल्स डायमीटर कम हो जाती है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, अगर यही कॉर्टिसोल का अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, क्वेश्चनिंग सिंड्रोम हमको देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिल सकता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और ऐसे हमारा एक सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी होता है, जैसे हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स था, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स था, ऐसे ही हमारा एक सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी होता है जो कि बोथ मेल एंड फीमेल में हमको देखने को मिलता है। मेल के अंदर एंड्रोजन होता है, फीमेल के अंदर जिसको हम एस्ट्रोजन जिसको हम कहते हैं। एक होता है सीडो प्यूबर्टी प्रीशियस, जिसमें क्या होता है प्यूबर्टी से पहले ही हमको प्यूबर्टी होती है, एक तरीके का डिसऑर्डर है, ये होता है हमारे एंड्रोजन की बढ़ोतरी की वजह से हमको देखने को मिलता है। एक होता है हमारा गाइनोकोमेस्टिया, जिसमें हमारी मेमोरी ग्लैंड देखने को मिलती है हमारे को मेल के अंदर, और एक होती है हमारे एड्रेनल विरिलिज्म, जिसके अंदर फीमेल जो है स्टार्ट करने लग जाती है, मेल जो उनके अंदर जो डेवलपिंग कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो है एड्रेनल ग्लैंड जो थी हमारी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड है हमारी पेनक्रियास। अब पेनक्रियास के बारे में स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि पेनक्रियास कैसा है ग्लैंड, क्या वो एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, या फिर वो हेट्रोक्राइन। तो उसके बारे में पहले ही बढ़ चुके, वो एक तरीके का हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन क्यों? क्योंकि वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों वाली प्रॉपर्टीज में है। एंडोक्राइन वाली क्या थी? एंडोक्राइन जिसमें डी आ रहा है, मैंने बताया था डी आ रहा है यानी कि डक्ट, यानी कि उसमें डक्ट नहीं है। डी से डक्ट है नहीं, डी से डक्ट नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, यानी कि जिसमें क्या होता है हमारा हार्मोन्स भी रिलीज़ करती है और साथ में वो कुछ एंजाइम्स भी हमारी रिलीज़ करती है। जो हार्मोन्स रिलीज़ करती है वो इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स से रिलीज़ करती है, और जिसके अंदर एंजाइम रिलीज़ करती है जिसमें एक्नी और एकाइमर्स जो सेल्स होती है उससे हमारे को कुछ एंजाइम्स भी हमारे प्रोड्यूस करती है। हार्मोन्स की बात करें तो हैव सम सेल्स इसके पास होती है, जैसे कि अल्फा सेल जो कि ग्लूकोजन निकालती है, बीटा सेल्स इंसुलिन, गामा सेल जो कि हमारा सोमेटोस्टेटिन, पी सेल जो कि मैंने इनहिबिट पैनक्रेटिक जूस हमारा निकालने का काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम ग्लूकोजन की बात करें तो वो क्या है, एक पेप्टाइड हमारा क्या होता है, हार्मोन होता है, जो कि प्ले होता है हमारा इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में इसका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है। ग्लूकोजन ऑल्सो एक्ट मेनली ऑन द लिवर सेल्स के ऊपर ही हमारे काम करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हमारे ग्लाइकोजेनोलाइसिस को, जो कि रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन ब्लड शुगर के अंदर, यानी कि ब्लड जो हमको शुगर जो है हमको बढ़ावा देखने को मिलेगा, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो एक था हमारा हेप्टोसाइट्स जिसको हम क्या कहेंगे, जो कि लीवर सेल्स पे जो ग्लूकोजन का एक्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हेप्टोसाइट्स, और जो कि अगर हमारे जो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमा जिसको हम कहते हैं। In addition, these hormones stimulate the process of glycogenesis, which also contribute the hyperglycemia. Glucagon reduce the cellular glucose uptake and utilization. Thus, glucagon is a हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है वो इंक्रीज कर देती है। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, ग्लूकागन भी हमारा एक पेप्टाइड हार्मोन था। ये इंसुलिन क्या करता है, मेजर रोल प्ले होता है इसका रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज
होम्योस्टेसिस के अंदर इसका जो मेन रोल प्ले होता है, इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन द हेप्टोसाइट्स एंड द एडिपोसाइट सेल्स। जो हेप्टोसाइट सेल्स और एडिपोसाइट्स होती है उसी सेल पे मेनली काम करता है। और क्या करता है, इन्हेंस कर देता है हमारे सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक को एंड यूटिलाइजेशन को। ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एज ए रिजल्ट हमको क्या देखने को मिलता है, रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेप्टोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स के वहाँ पर हमको ज़्यादा मूवमेंट उनका देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, हमारे जो ब्लड में है ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे हाइपोग्लाइसेमा, जिसको हम कहेंगे। यानी ग्लूकोजन के अंदर हाइपरग्लाइसेमिक हो रहा था और इंसुलिन जो है उसमें क्या होगा, हमारा हाइपोग्लाइसेमिक होगा, जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल जो है हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं। ओके, इन द टारगेट सेल्स जो हो जाती है वो, ठीक है। द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन द ब्लड इज थस मेंटेन जॉइंटली बाय द टू इंसुलिन एंड द ग्लाइकोजन। प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमा लीड्स टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। यानी कि अगर हाइपरग्लाइसेमिक जो है ना, जिसमें हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो रहा था, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, प्रोलॉन्ग बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा रहा, तो हमको एक डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसको हम कॉमनली सब जानते हैं, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको हम कहते हैं। जिसमें क्या होगा, हमारा लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा निकलने लगेगा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स हमारी बॉडी में हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कीटोन बॉडीज़। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी से जो है फिर हम उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि इंसुलिन तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम कर रही थी और हाइपरग्लाइसेमिक जो कि हमारा बढ़ा रही थी, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसेमिक जिससे हमको डायबिटीज़ मेलिटिस होगा और उसको बचाने के लिए हम इंसुलिन का यूज़ करेंगे। अब ये जो डायबिटीज़ मेलिटिस जो होती है ये भी हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटिस और एक होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटिस। जो हमारे इंसुलिन डिपेंडेंट होती है वो हमारी ऑटो इम्यून होती है, ऑटो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, बीटा सेल्स जो है हमारी इंसुलिन जो है नहीं बनाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, हमारा ग्लूकोज जो लेवल बढ़ जाना, इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इसमें दिया जाता है और ये यूजुअली जो है हमारे लेस देन 20 ईयर्स में के अंदर देखने को मिलता है। और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट वाले जो होते हैं हमारे, वो हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं, वो हमको जो है टारगेट सेल रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, जो है इंसुलिन लेवल ओके ही रहता है। ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज, डाइट, इन सब को फॉलो करना पड़ता है। लाइफस्टाइल जो है हमारी मतलब 40 से जो एज ज़्यादा होती है जिनकी, उनमें हमको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा पेनक्रियास वाला जो ग्लैंड था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आ जाते हैं हम गोनाड्स के ऊपर। गोनाड्स जो कि हमारे मेल के अंदर जिसको हम टेस्टिस है और हमारा फीमेल के अंदर जो कि हमारा क्या है, ओवेरी होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्कॉट्रल सैक, जिसको हम आउटसाइड द एब्डोमेन जो है हमारा, जो कि ऑफ द मेल इंडिविजुअल्स में हमको देखने को मिलेगा। टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन जो होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, और टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ, जो कि टेस्टिस जो होता है हमारा कंपोज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, स्ट्रोमल ऑफ इंटेस्टिटल टिश्यूज, लीडिंग सेल्स, इंटेस्टिशियल सेल्स। ये सब हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, जो कि 12th क्लास का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर अच्छे से डिटेल में टेस्टिस के बारे में बताया गया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, इंटेस्टिशियल सेल्स क्या है ना, लीडिंग सेल्स क्या है, उनका क्या रोल प्ले है, वो सब हम उस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा। विच आर प्रेजेंट इन द इंटर ट्यूबुलर स्पेस अराउंड द ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, मेनली जिसमें से निकलता हार्मोन जिसको हम कहेंगे टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस में हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी हमारी दो तरीके की सेल्स है, स्टेरॉइड सेल्स और लीडिंग सेल्स। स्टेरॉइड सेल जो होती है वो इनहिबिशन का काम करती है और लीडिंग सेल जो होती है टेस्टोस्टेरोन हमारी निकालती है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है इनका क्या काम होता है, इसका दो काम होता है। पहला होता है कि हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि हमारे मसल मास बढ़ना है ना, आरबीसी बढ़ना, एक्ने आना, जो भी हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो हमको बॉयज़ में देखने को मिलते हैं, वो हमारे इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और दूसरा काम होता है स्पर्मेटोसाइट्स बनना, जिसके अंदर की स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो ये दो इसका काम होता है।
यही अगर हम फीमेल के अंदर हम बात करें, जो उसमें होता है ओवेरी। ओवेरी जो होते हैं फीमेल्स के अंदर पेयर होते, 2 ओवेरीज हमारे होते लोकेटेड इन द एब्डोमेन के अंदर होते। यही मेल के अंदर आउटसाइड द बॉडी होते हैं, और यही हमारी फीमेल के अंदर इनर द बॉडी होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर होते हैं। ओवेरी जो होती है इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो कि प्रोड्यूस करती है एक ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए भी आपको 12th क्लास का जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हमका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवम क्या है, कैसे बनता है, क्या रिलीज होता है, वो उसमें समझ में आएगा। फिलहाल के लिए हमको ये रखना है कि जो ओवम बनता है, ठीक है, 10th तक तो हमने इतना पढ़ा ही है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, ओवम क्या है ना। तो वही ओवम जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो निकलता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी यही हार्मोन जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, ओके। अब ओवेरी जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, वो निकालते हैं, एक निकालते हैं एस्ट्रोजन, एक निकालते हैं प्रोजेस्टेरोन, एक और निकालते हैं जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, जिसको कहते हैं। ठीक है, ये कब निकलता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन जब निकलता है ड्यूरिंग द पार्चुएशन के टाइम पे निकलता है, यानी कि डिलीवरी के टाइम पर जो फीमेल जो होती है ना, वुमन जो होती है, उनको जो पेन होता है उस पेन से रिलीज मिलने के लिए जो रिलैक्सिन एक हार्मोन निकाला जाता है। ठीक है, ओके। तो जो हमारा एस्ट्रोजन जो होता है हमारा, वो क्या करता है, हमारा फॉलिकोजेनेसिस उसका काम होता है, oogenesis करना, और हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो फीमेल्स में देखने को मिलती है ना, वो सारी हमको देखने को मिलेगा। फॉलिकोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको वही चैप्टर पढ़ना है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो कि हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही रोल प्ले करती है, और रिलैक्सिन हमारी जो कि मैंने बताया रिलैक्स प्यूबिक सिम्फिसिस के अंदर इसका रोल प्ले होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द जो है डिलीवरी के टाइम पे इसका मेनली जो है रिलैक्सिन जो है निकाला जाता है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा एक ग्लैंड रह गई थी वो है हमारी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की बात करें तो ये एक तरीके का हमारा वेस्टिज ऑफ थर्ड आई है। ठीक है, ये एक तरीके से हमारी क्या है, तीसरी आँख जिसको हम कह सकते हैं। ये जो पीनियल ग्लैंड होती है ये हमारी कहाँ लोकेटेड है, सबसे पहले तो डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में ही हमारी प्रेजेंट होती है। पीनियल जो है सिक्रेट करती है हार्मोन जिसको हम कहते हैं मेलेटोनिन। क्या रिलीज करती है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो होती है प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ए 24 आवर्स, जिसको हम डायनल कहते हैं ना, जो कि हमारा पूरा जो 24 आवर्स का जो भी हमारा रेगुलेशन है कि हम किस टाइम पे उठेंगे, किस टाइम पे सोएंगे, किस टाइम पे खाएंगे, ये जो हमारा जो एक बॉडी का जो हमारा क्लॉक है, क्लॉक जो हमारा टाइम है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम कहते हैं, वो सब हमारा इसी ग्लैंड से जो है हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, हमारे जो भी रिदम है हमारी बॉडी का सारा हमारा इसमें होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इट हेल्प द मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम, जैसे कि स्लिप वैक साइकिल जो है हमारा ना, कब हम उठते हैं, सबका स्लीपिंग साइकिल जो हमारा अलग अलग होता है, कब वो सोता है, कब उसको नींद आती है, कब वो उठ जाता है। ठीक है, ये हम हमारी पैटर्न के हिसाब से इसको हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, लेकिन एक तरीके का सबका एक ना एक कोई साइकिल हमारे पास होता ही है। ओके, इसके बाद हमारा जो बॉडी टेम्परेचर ये सब हमारा इसी में ही हमारा होता है। इन एडिशन मेलेटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म को भी हमारे इन्फ्लुएंस करती है, पिगमेंटेशन को भी हमारी करती है, और द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी को भी हमारी क्या करती है, हमारी कंट्रोल करती है। तो पीनियल ग्लैंड जो कि हार्मोन रिलीज करती है हमारा मेलेटोनिन। ओके, तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के 2 टॉपिक जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला जो टॉपिक था जिसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या थी वो पढ़ा, हार्मोन क्या है वो हमने समझा। सेकंड में हमने ह्यूमन के जो है एंडोक्राइन जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जितने भी हमारे ग्लैंड्स थे, हमने ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पूरा पढ़ लिया। इसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा टॉपिक जिसका नेम है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हमने एक नोट पॉइंट पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि हार्ट, किडनी और हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये भी हमारे कुछ हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, तो वो कौन से हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन ऑफ हार्ट की। हार्ट के हार्मोन की बात करें तो हार्ट की जो वॉल होती है जिसको हम कहते हैं एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर, जो कि हमारा रिलीज करती है, उस फैक्टर से होगा ये कि जो हमारा ब्लड, जब हमारा प्रेशर जब हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना, व्हेन द डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर जब कम हो जाएगा तब ये ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज कर दिया जाएगा किसके द्वारा, ANF के द्वारा, जो कि सिक्रिएट करती है कॉजेज डायलेशन, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स का क्या होगा, डायलेशन होगा, और हमारा क्या होगा, ये इसमें हमको रिड्यूस देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर में हमको रिड्यूस देखने को मिलेगा। सेकेंड हम बात करें हार्मोन ऑफ किडनी की, तो किडनी के अंदर जो हमारी एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम इरेथ्रोप्रोटीन जिसको हम कहते हैं। ठीक है,
जो कि हम CC के एंड द गास्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड जिसको हम GIP गास्ट्रिन एक्ट एज एन ए गास्ट्रिक ग्लैंड की तरह काम करती है, स्टिमुलेट करती है सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन को जो ही हमारे सिक्रेट करती है। ठीक है, सिक्रेटिन एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियास एंड द पेनक्रियास एंड द गॉल ब्लैडर के ऊपर ये वर्क करती है। तो हमारी इरेथ्रोपोइटिन मेनली हमको याद रखना है रिस्पॉन्स टू द लो लेवल ऑफ O2 के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि स्टिमुलेट करती है हमारे इरेथ्रोपोइसिस को हमारी स्टिमुलेट करती है। और रेनिन जो होती है ये भी हमारे एक हार्मोन रिलीज करती है, रेनिन, जो कि हमारी एंजियोटेसिनोजन रिलीज करती है, जो कि हमारे एंजियोटेसिनोजन जिससे हमारा एंजियोटेसिन बनता है, जो कि रेनिन से हमारा बनता है। ये एक्टिवेट करती है हमारे रास को, ये हमारी एक्टिवेट करती है, जिसके बारे में हमको ध्यान रखना है। फिर हम हार्मोन्स ऑफ गिट की बात करें, यानी कि हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जिसमें हमारा गैस्ट्रिन जो है हमारा पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक के अंदर होता है, सिक्रेटिन जो कि हमारे ड्यूडेनम के अंदर होता है, और हमारा कोलेस्टोकिनिन जो कि हमारे वो भी हमारे ड्यूडेनम में देखने को मिलेगा, और गास्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड हार्मोन जो भी हमको ड्यूडेनम में देखने को मिलेगा। तो हमारी जो ड्यूडेनम है ये भी हमारी क्या क्या रिलीज़ करती है, 3 तरह की हार्मोन रिलीज़ करती है। फिर हमारा जो पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक होता है वो हमारा गैस्ट्रिन जो हमारा रिलीज़ करता है। इसी के साथ हमारा जो थर्ड टॉपिक था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर के जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि है हमारा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी कि इस हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म आखिर क्या है उसको हम समझेंगे NCERT से। तो मैकेनिज्म समझने के लिए हमको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ने से हमारे को मैकेनिज्म पूरा क्लियर हो जाएगा। हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स ऑन द टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू ए स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर, यानी कि जो हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस करता है उसके इफेक्ट को किसी भी जिस भी पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू तक जाना है, कैसे, बाय बाइंडिंग टू ए स्पेसिफिक प्रोटीन से जो है बाइंड करके, जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर, जिसको कहते हैं, जो कि लोकेटेड होता है हमारे टारगेट टिश्यू में, ओनली टारगेट टिश्यू में जो हमारा लोकेटेड होगा। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, के वहाँ पर हमारे हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर रिसेप्टर की तरह वो होगा। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे बाइंडिंग ऑफ एन हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीडिंग टू ए फॉर्मेशन ऑफ ए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, एक तरीके का वो हमारा क्रिएट करती है। और ईच रिसेप्टर इज ए स्पेसिफिक टू वन हार्मोन, के लिए वो स्पेसिफिक होती है। ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, यानी कि वो किसी ना किसी पर्टिकुलर जो है रिसेप्टर के लिए जो है हमारी वो स्पेसिफिक होगी, किसी ना किसी एक वन हार्मोन के लिए। ओके, फिर क्या है हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू ए सर्टन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यूज़, के अंदर जो है वो हमारे कुछ सर्टन बायोकेमिकल चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स के द्वारा जो है हमारे कंट्रोल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। क्या है हमारा, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, जिसमें हमारे इंसुलिन, ग्लूकोजन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आते हैं। स्टेरॉइड, जिसमें हमारे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ये सब, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे आती है। आइटोथायरोनिन, जिसमें हमारे थायराइड हार्मोन्स, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव, जिसमें हमारा जो हमारा एड्रेनलिन वाले थे हमारे वो हमारे इसमें आती हैं। ओके, इसके बाद हमारा है हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, के अंदर एंटर नहीं करती, बट जनरेट द सेकंड मैसेंजर, वो हमारी जनरेट करती है, जिसके एग्जांपल में हमारे साइक्लिक AMP, IP3, CA++, ETC, ये सब आते हैं। विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, वो रेगुलेट करती है। हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद द इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स, जिसमें हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स और हमारा आइटोथोरोनिन्स जो हमारे आ जाते हैं। मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, और द क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन बायोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट, के अंदर वो एक तरीके का काम हमारा करती है। ठीक है, तो ये हमको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है हमारे हार्मोन एक्शन का, किस तरीके से हमारी जो हार्मोन एक्शन जो हमारा कवर करती है। ठीक है, तो जैसा कि हमको इस डायग्राम में दिया गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारे रिसेप्टर लगा हुआ है। ये हमारा कोई भी एक हार्मोन है, जैसे कि FSH एक हार्मोन है। ठीक है, तो ये हार्मोन आता है हमारे इस रिसेप्टर के पास पे। रेस्पॉन्स 1 में क्या होगा, जनरेशन होगा सेकंड मैसेंजर का, जिसमें साइक्लिक AMP, CA+ का होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स आएगा, और इसके बाद क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आएगा, जिससे हमारा फिजियोलॉजिकल जो हमको फिजिकली जो हमको देखने को मिलेगा, जिसमें हमारी ओवेरियन ग्रोथ होगी। ठीक है, तो वह एक तरीके का फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है।
उससे पहले हमारा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स था। तो ये हमको स्टेप्स ध्यान में रखने। ये सबसे पहले हार्मोन रिसेप्टर्स के पास जाएगा, रिसेप्टर से रिस्पॉन्स फर्स्ट होगा, रिस्पॉन्स फर्स्ट में जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर होगा, साइक्लिक AMP C++ होगा। इसके बाद बायोकेमिकल रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा और उसके बाद हमको फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ओवरिन ग्रोथ हमारा होगा, इसकी वजह से वो हमारे FSH ग्रोथ की वजह से हमको देखने को मिलेगा। ऐसे हमको जैसे यहाँ सेकंड बताया गया, ये हमारे यूट्रिनरी सेल मेम्ब्रेन है और हमारा एक हार्मोन आता है जो कि हमारे एस्ट्रोजन हमारा एक हार्मोन है। ये हार्मोन हमारे यूट्रिनरी मेम्ब्रेन के यहाँ पर आता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के जो है यहाँ पे हमारा है, उस कॉम्प्लेक्स से आता है। ये हमारा एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारा जीनोम है, जीनोम में mRNA है, mRNA से प्रोटीन और प्रोटीन से कोई भी कैरेक्टर जो हमारा शो उसी प्रोटीन से होता है। तो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो देखने को मिलेगा, जो कि टिश्यू में ग्रो देखने को मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा, तो वो इस हार्मोन से कुछ इस तरीके से बनता हुआ हमारे को है एक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स फाइनली हमको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था, वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे जो लास्ट टॉपिक था, या हम कहें लास्ट जो हमारा चैप्टर था, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला, वो हमारा यही कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ हमारी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर के जो हैंडमेड नोट्स है PDF की फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर।